हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स एज वेल एज दी फिनोल मेंबर्स। जो हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था, कार्बिन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसमें से सबसे फर्स्ट पढ़ी थी कार्बिन की प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म KOH से। और उसमें हमने पढ़ी थी रिमर्टिमन और हॉफन कार्बेलेमिन पढ़ी थी। रिमर्टिमन और हॉफन कार्बेलेमिन उतनी ही नहीं है, उसमें भी बहुत सारी है, वो नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब जो हम कार्बिन की सेकंड प्रिपरेशन, कार्बिन प्रिपरेशन किसमें से होता है, उसमें फर्स्ट थी क्लोरोफॉर्म KOH, अब सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम डाइएजोमीथेन, फ्रॉम डाइएजोमीथेन। CH2N2 की बात कर रहे हैं हम, CH2N2 की। पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। CH2 इसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए, मगर कम है सो इस पे नेगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो गई सो इस पे पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ना, रेजोनेंस में पढ़ाया था, जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाती है उस पर पॉजिटिव लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर वाले ग्रुप की ही बात कर रहा हूं मैं। ज्यादा वैलेंसी फिर पॉजिटिव चार्ज, कम वैलेंसी फिर नेगेटिव चार्ज। चलो इसका रेजोनेंस, ये नाइट्रोजन के पास तो दो, एक तो लोन पेयर होती है और दूसरा नेगेटिव। एक डबल बॉन्ड एक को ही स्टॉप कर सकता है, याद है ना आपको, एक डबल बॉन्ड एक को ही स्टॉप कर सकता है, दूसरा फिर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। सो यहां पे देख लीजिएगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे सिर्फ है सिंपल चार्ज। ये जो डाइएजोमीथेन है, यदि इसको हमने हीट दे दी, या तो HNU कंडीशन, थर्मल या तो फोटोकेमिकल कंडीशन, हाई हीट दे दी, फिर इसमें से N2 रिमूव हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा रहे हैं। सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे, जो नेगेटिव चार्ज है, उसका क्या हो जाएगा, उसका न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। सो यहां पे याद रखिएगा, ये हो गया कार्बिन, सिंपल कार्बिन होगा ये। दूसरी बात, ये एग्जाम में ऐसे ही नहीं दिया जाता, इसके डेरिवेटिव दिए जाते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ डाइएजोमीथेन फ्रॉम, इसमें ही फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ डाइएजोमीथेन, डेरिवेटिव्स ऑफ डाइएजोमीथेन। चलो डाइएजोमीथेन के डेरिवेटिव्स की बात करें हम। सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है, RCOCHN2, इसमें दे दिया है आपको HNU और थर्मल कंडीशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए इसको लिखना कैसे है। देख लीजिएगा यहां पे, हमें डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, दोनों एक ही बात है। इसको थर्मल कंडीशन या तो हीट दे दी, HNU फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, फिर यहाँ पे एसाइल कार्बिन, या तो इसको बोलेंगे हम कीटो कार्बिन जनरेट होगा, एसाइल कार्बिन या तो इसको बोलेंगे हम कीटो कार्बिन जनरेट होगा। चलो दूसरा, यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है N2CHCOOET, इसमें CuACAC ट्वाइस, ACAC ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। ACAC ट्वाइस, इसका मीनिंग क्या है, आपने एक बार पढ़ लिया है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ ही गया है, इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो इसको HNU या तो थर्मल कंडीशन, इसका सॉल्यूशन यदि हम करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा भैया, N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, जिसके साथ जुड़ा हुआ है वहां पे नेगेटिव, इसको हिट दे दी, या तो HNU या तो कैटालिस्ट डाल दिए उसमें, यह नाइट्रोजन N2 लीव होगा, फिर यहां पे नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। सो ये भी याद रखिएगा, एसाइल कार्बिन ही है, कीटो कार्बिन ही जनरेट हुआ। ये डाइएजोमीथेन के डेरिवेटिव में से कैसे कार्बिन जनरेट होता है उसकी बात करेंगे। ये नेट में पूछा गया है, 2 बार नेट में आ गया है, गेट में भी आ गया। एक नेम रिएक्शन आएगी, आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे आंसर, कौन सी नेम रिएक्शन है, उसका स्टार्टिंग मटेरियल ये होता है। कौन सी नेम रिएक्शन ऐसी है जिसका स्टार्टिंग मटेरियल ये होता है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। चलो इसके बाद ये डाइएजोमीथेन है ना, उसकी कई केमिकल प्रॉपर्टी भी है।
जो गेट में 2 बार आ गई है, नेट में 3 बार आई है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। पहले एक काम कीजिएगा, ये कार्बन की प्रिपरेशन चल रही है मगर ये डाइसोमीथेन की बात हुई ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ही हेडिंग लगा दीजिएगा, इसमें ही हेडिंग लगा दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसोमीथेन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसोमीथेन। उसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टीज आपको हेडिंग लगाना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसोमीथेन। उसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। चलो इसमें क्या होता है, ये यदि एसिड हैलाइड दिया हुआ है, यदि एसिड हैलाइड, फिर से काम कीजिएगा डॉलर की साइन करके, ये एसिड हैलाइड प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ऐसा तो नहीं है भैया एग्जाम में डायरेक्ट आपको एसिड हैलाइड दे दिए, ये एसिड हैलाइड प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी मुझे प्रिपरेशन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, एसिड हैलाइड प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। चलो इसमें यहाँ पे देखिए CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस देख लीजिएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज है ना डाइसोमीथेन के पास, ये यहां पे अटैक करेगा, ये बैक डोनेशन करेगा और Cl रिमूव होगा। मैंने आपको ये बैक डोनेशन वाली मैकेनिज्म पढ़ाई थी, SN2 SN1 SN2 A SN2 एडिशन एलिमिनेशन की, कहां पे पढ़ाई थी ढूंढ लीजिएगा। चलो यहां पे RCO CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, इसने क्या किया, सिर्फ अटैक ही किया ना, अटैक किया तो इसका नेचर कौन सा हुआ, इसका नेचर कौन सा हुआ भैया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर हुआ, इसका नेचर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक नेचर हुआ, क्योंकि उसने अटैक किया इसलिए। चलो दूसरा नेचर बेसिक नेचर, या तो हम बोलेंगे इसका ब्रोंस्टेड नेचर, ब्रोंस्टेड बेसिसिटी, इसको क्या बोलता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर को क्या बोलता है, याद रखिएगा लेविस नेचर, लेविस बेसिसिटी बोलते हैं इसको। यदि इसने अटैक कर दिया फिर उसको लेविस एसिड बेसिसिटी बोलते हैं, यदि उसने H एब्स्ट्रैक्ट किया फिर उसको ब्रोंस्टेड बेसिसिटी। आपको तो पता ही है ब्रोंस्टेड में क्या होता है, लेविस में क्या होता है। चलो मैं यदि इसकी ही बात करूं, RCO CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, इसकी ही बात करो, यदि शायद इसमें हमने डाइसोमीथेन डाल दिया, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसकी माइनस आई होगी, यहां भी खतरनाक विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी भी माइनस आई होगी, ये वाला जो बीच वाला है वो एक्टिव मिथिलीन बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, एक्टिव मिथिलीन बोला जाएगा इसको। और एक्टिव मिथिलीन उसके पास जो H है ना वो एसिडिक H होता है, सो एसिडिक H होता है तो ये CH2 माइनस क्या करेगा, इससे H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो फिर यहां पे क्या होगा भैया, H प्लस निकल जाएगा इसका, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, इसने H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, फिर यहां पे जनरेट होगा CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। इसका भी आंसर आपको देना है @ करके। यदि मैंने पहले जो डॉलर वाली साइन करके आपको पूछा था ना कि उसका आंसर क्या है, उसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर डिफरेंट है, याद रखिएगा। पहले डॉलर वाली साइन का आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर डिफरेंट है। ये वाला कौन सी नेम रिएक्शन में आता है, ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये कौन सी नेम रिएक्शन में आता है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। फिर से मैं बता दूं, अगले मैंने पूछा था डॉलर वाइंस वाला, और डॉलर साइन वाला और इस वाले में फिर से याद रखिएगा दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों का आंसर डिफरेंट है, कौन सा आएगा वो आपको बताना है। चलो ये तो हो गया भैया एसिडिक, इसका एसिडिक नेचर है, इसका बेसिक नेचर है, ये बेस है, H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H एब्स्ट्रैक्ट करके ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे भैया, ब्रोंस्टेड बेसिसिटी नेचर बोलेंगे। फिर से तीसरा यहाँ, और बेसिक नेचर में फिर मैं एक आपको बात बताऊं, यदि इसका रिएक्शन कर दिया हमने, इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, बेसिक नेचर में ही दूसरा एग्जांपल, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ
कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं। यदि यहां पे ऐसा कुछ दे दिया, डायज़ोमीथेन दे दिया, पहले क्या करेगा ये? एक काम कीजिएगा, मैं तीनों रिएक्शन लिखता हूं, ये तीनों रिएक्शन के मुझे आंसर चाहिए। यदि यहां पे एल्कोहल आ गया, कौन सी रिएक्शन में कौन सा आंसर आएगा? 1 2 3 4 करके मुझे चारों के चारों, तीन नहीं बट चारों के चारों का आंसर चाहिए मुझे। यदि मैंने फिनॉल के साथ भी रिएक्शन करवा दिया इसका, ये डायज़ोमीथेन का रिएक्शन, इसका आंसर क्या होगा? और फोर्थ वाला, यदि मैंने इसके साथ भी रिएक्शन करवा दिया, वीडियो पॉज करके इसके चारों के चारों का आंसर मुझे चाहिए। ये चारों की प्रोडक्ट क्या होगी? फिर से मैं आपको बता दूं, इसमें से ये वाला और ये वाला दोनों गेट में पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है। सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट था मगर कंसेप्ट एक ही था। एल्कोहल मैंने सिर्फ यहाँ पे ROH दे दिया, वहां पे कुछ थोड़ा डिफरेंट था। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए मगर कंसेप्ट कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा भैया। कंसेप्ट में जो पढ़ा रहा हूं ना ऑर्गेनिक, आप देख तो लीजिएगा GOC का कितने लेक्चर हुए आप में। अभी तो ये GOC हुआ, ऐसा स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा, ऐसा नेम रिएक्शन आएगा, ऐसा पेरिसाइक्लिक आएगा। कंसेप्ट कभी भी हम जो यहाँ पे ऑर्गेनिक में कराते उससे बाहर नहीं आएगा। सिर्फ कंडीशन इतनी है, आपको याद होना चाहिए सारा कंसेप्ट, सारे की सारी केमिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए। चलो, मुझे ये चारों के चारों का आंसर मुझे आपको देना है। ये चारों का चारों आंसर मुझे चाहिए। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, दूसरे वाले का क्या आएगा, तीसरे वाला का क्या आएगा, चौथे वाले का क्या आंसर आएगा। चारों रिएक्शन के मुझे आंसर चाहिए। वीडियो पॉज कर दीजिएगा और 1 2 3 4 करके मुझे चारों के आंसर दे दीजिएगा। आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, सिर्फ कौन सी प्रोडक्ट बनती है बस ऐसा ही लिखना है। पहले वाले में कौन सी प्रोडक्ट बनती है, दूसरे वाले में कौन सी प्रोडक्ट बनती है, तीसरे वाले में सिर्फ उसका IUPAC भी नहीं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आपको बोल देना है। यदि ये इसमें से कीटोन बनता नहीं है, मैं जस्ट कह रहा हूं, यदि इसमें से कीटोन जनरेट होता है तो आपको आंसर में देना है कीटोन प्रोडक्ट। यदि इसमें से कुछ ऐसा हो गया, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा, उसका आंसर देना है आपको। चलो, पहले का सॉल्यूशन फर्स्ट, वेरी एमपी कर देना भैया इसको। ये चारों को वेरी एमपी करके हेडिंग लगा दी। हाँ, जोरदार एमपी। चलो, एसिड के साथ यदि हमने ये डायज़ोमीथेन की रिएक्शन करवा दी, फिर ये नेगेटिव चार्ज HF से करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, RCO ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसने HF से कर लिया, फिर ये क्या बन जाएगा, CH3। फिर से आपको बता दूं, एक बात याद रखना, यहां पे नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, तब तक ही स्टेबल है जब तक उसके पास वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। फिर से मैं आपको बता दूं, ये वाले जो नाइट्रोजन पे, तब तक ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है जब तक बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला जो है ना, खतरनाक हो गया लिविंग ग्रुप, ये जरा सा भी स्टेबल नहीं है, परसेंटेज कैरेक्टर हो गया। देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे कार्बन है फिर वो परसेंटेज कैरेक्टर का मीनिंग डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाना चाहिए। और आपको पता ही है, सबसे ज्यादा जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो नाइट्रोजन है। एनवायरमेंट में 78% नाइट्रोजन होता है भैया। क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी इतनी बढ़िया होती है। ये निकल जाएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आएगा, फिर ये इस पे अटैक करेगा, फिर क्या होगा, RCOO CH3 N2 गैस रिमूव होगा। पहले वाले की जो प्रोडक्ट आएगी वो एस्टर प्रोडक्ट आएगी, पहले वाले की जो प्रोडक्ट आएगी वो एस्टर प्रोडक्ट आएगी। फिर से आपको बता दूं, ये मैं अभी तो आपको GOC पढ़ा रहा हूं, मगर नेम रिएक्शन में क्या करेंगे, ये डायरेक्ट अटैक नहीं करना है हमें, ये सर डायरेक्ट अटैक नहीं होता है। इसके पहले हमें इनोलेट बनाना है। इसका कैसे बता रहा हूं, चलो यहां पे भी बता दूं। ये वाला जो है ना, ये वाला, इसका पहले नेम रिएक्शन यदि आपको थियरी में कहीं भी लिखना होगा, फिर ऐसे लिखना है आपको, इसका इनोलेट बनाना है आपको, RC ऑक्सीजन नेगेटिव। फिर क्या करना है, फिर जाके याद रखिएगा, ऐसा कुछ है इलेक्ट्रोफाइल जैसा, इसका बैक डोनेशन करके इसकी पाई डेंसिटी इस पे अटैक करना है और इसको निकालना है।
इसमें भी आप कर सकते हो ऐसा, दोनों एक ही बात है ना। यहाँ पे बैक डोनेशन करो, इस पे अटैक करोगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेशर स्टूडेंट को शायद समझ में आ जाए, मगर ये जो है वो इनोलेट की केमिस्ट्री आएगी, इनोलेट की केमिस्ट्री उसमें पढ़ेगी आप। एल्डोल रिएक्शन में आती है इनोलेट की केमिस्ट्री, सारे एल्डोल रिएक्शन में आती है। और एक क्वेश्चन पूछ लो, जिस चीज को याद है वो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा। एल्डोल रिएक्शन कौन कौन सी होती है और उसमें मीडिया क्या कौन सा यूज होता है? एसिडिक मीडिया यूज होता है, बेसिक मीडिया यूज होता है, न्यूट्रल मीडिया यूज होता है, या सारे यूज होते हैं? कौन सा मीडिया यूज होता है और एल्डोल रिएक्शन में कौन कौन से नेम रिएक्शन आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट देना है। मगर यहाँ पे ये जो मैंने इनोलेट बना के जो मैंने अटैक किया ना, वो हम नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखनी है सिर्फ इसकी प्रोडक्ट डायज़ोमीथेन का, यदि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया। हाँ, और एक बात बता दूं, हमारे कौशिक सर जो IIT बॉम्बे में पढ़ते हैं, वो कौशिक सर को IIT बॉम्बे में इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि हमें एसिड से एस्टर बनाना है, यदि हमें एसिड से एस्टर बनाना है, उसमें एल्कोहल यूज नहीं करना है, एसिड में से एस्टर, आपको तो पता ही एसिड में से एस्टर अल्कोहल, यदि एसिड की हमें अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दी फिर उसमें एस्टर बनता ही है। मगर कौशिक सर को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था IIT बॉम्बे में, एसिड में से हमें एस्टर बनाना है मगर उसमें अल्कोहल का यूज नहीं करना है, फिर कैसे बनाया गया? आप कौशिक सर को पूछ लीजिए, ये हमने बोर्ड में हमने कराया था ना इसमें, यहाँ पे, इसलिए वो आंसर उसको पता ही था। सो याद रखिएगा, ये जो केमिस्ट्री आपको ये सिर्फ दिखने में इजी लगती है, मगर ये बहुत इंटरव्यू में भी पूछी जाता है कि एसिड में से एस्टर कैसे बनाया जाता है विदाउट एल्कोहल। दूसरी बात, हमने ईथर की प्रिपरेशन तो पता ही है, मगर यहां पे जो ईथर की प्रिपरेशन है थोड़ी डिफरेंट प्रिपरेशन है। सेकंड का सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ये जो एल्कोहल है ना, उसके साथ यदि हमने डायज़ोमीथेन की रिएक्शन कर दी, चलो एल्कोहल के साथ डायज़ोमीथेन की रिएक्शन कर दी, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, सारे में कंसेप्ट एक ही है, ऑल आर सेम कंसेप्ट। चलो देख लीजिएगा, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसका H+ तो एब्स्ट्रैक्ट लिया इसने। यहां पे क्या हो जाएगा? CH3N+1N+। फिर से मैं बता दूं, ये वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव तब तक ही स्टेबल है जब तक ये नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये भैया जरा सा भी स्टेबल नहीं है, ये लेके निकल जाएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफिल इस पे अटैक कर देगा। देख लीजिएगा, इसकी प्रोडक्ट आएगी ईथर प्रोडक्ट आएगी। आपको ईथर का तो पता ही है, परफ्यूम में जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले ईथर होते हैं, परफ्यूम में बहुत सारे यूज होते हैं। यहाँ पे N2। चलो तीसरी बात, थर्ड वाले का सॉल्यूशन, फिनॉल। फिनॉल तो एल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक है ना, एल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक होता है। ये तो इंस्टेंट एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिनॉक्साइड आयन जनरेट करेगा, फिर CH3N+1N+, इसने H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, फिर से ये स्टेबल नहीं है, ये डायरेक्ट अटैक है, ये लीव होगा, इसमें भी प्रोडक्ट बनेगी और इसके नेम क्या है भैया? एनिसोल इसका नाम है, एनिसोल जनरेट हो गया। चलो फोर्थ वाला, ये टर्मिनल अल्केन है ना, टर्मिनल एल्काइन में से क्या बनेगा? चलो यहां पे H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहां पे आएगा RC111C, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज CH3N+1N, एक ही बात है ना, इस पे अटैक करेगा, ये N2 रिमूव होगा और इसका आंसर क्या आएगा? ये इंटरनल अल्काइन आएगा, इंटरनल अल्काइन। और एक क्वेश्चन आपको बता दूं, इसकी यदि हमने, चलो ये जो बनाए ना हमने, वो कैसे पूछा जाता है एग्जाम में? पहला स्टेप तो ये टर्मिनल अल्केन के साथ डायज़ोमीथेन का रिएक्शन करवाएगा। ये टर्मिनल एल्काइन में से बनेगा क्या भैया? इंटरनल एल्काइन बनेगा ना। इंटरनल एल्काइन से यदि हमें सिस एल्किन बनाना है, इंटरनल अल्काइन से सिस एल्किन बनाना चाहिए, फिर यहां पे कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? यदि ट्रांस एल्किन बनाना है हमें, ट्रांस एल्किन बनाना में, फिर यहां पे कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? तीसरा,
यदि यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दिया फिर यहां पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? यदि हमने H2PDC डाल दिए यहां पे फिर यहां से कौन सी प्रोडक्ट भी? ये चारों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये नेम रिएक्शन में आएगा ही, नेम रिएक्शन में आएगी, मगर जो मेरे पास पड़े हुए हैं यदि कोई स्टूडेंट जानता है इसका आंसर फिर मुझे आंसर देना है आपको। यहाँ पे कौन सी अल्किन बने, यहाँ पे सीस अल्किन है तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे हम? यदि ट्रांस अल्किन बनाए नहीं है फिर यहाँ पे कौन सा यूज करेगा? यदि H2PDC के साथ रिएक्शन करवा दिया फिर यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवा दिया यहाँ पे फिर कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? आपको चारों का आंसर मुझे देना है। ये बहुत बार, ये तो बहुत बार पूछा गया, ये दोनों पहले दो वाला ये पूछा जाता है, मगर ये एल्किन के साथ नहीं, अल्काइन के साथ नहीं पूछा जाता है, बहुत बार आएगा। आपको मैं बता दूं, यदि सी पार्ट में टोटल क्वेश्चन कितना होते हैं भैया? मैं आपको एक नेट की पैटर्न, गेट की पैटर्न वो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन सी प्रोडक्ट होती है। आपको मैं बता दूं, सी पार्ट में जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें से 25 ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। 25 में से आपने पढ़ लिया ना ऑर्गेनिक, यहां से मैं अपनी बुक में से 25 में से 24 का मैं बता सकता हूं आपको। एक क्वेश्चन तो एक्सेप्शनल होगा ही होगा, 25 में से एक क्वेश्चन तो आपको एक्सेप्शनल पूछेंगे ही पूछेंगे, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। वो उसका आंसर ऐसा है कि इसको छोड़ना है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ऐसा है कि आपको वो छोड़ना है। यदि मेरी तरफ सारी रेफरेंस बुक पढ़ के बैठे हैं फिर ये हमें नहीं छोड़ना है, मगर एक एक्सेप्शनल तो होगा ही होगा है। दूसरी बात जो देख लीजिएगा, पहले 24 में क्वेश्चन बात कर रहा हूं ना आपको, 24 क्वेश्चंस आप अपनी बुक लेके आना एग्जाम के बाद। मैं आपको 24 क्वेश्चन, सिर्फ सी पार्ट की बात करो, 24 क्वेश्चंस के कंसेप्ट मैंने जो मैं बताऊंगा आपको। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे दिया था, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे दिया। सिर्फ आपको ये सारी जो मैं बुक लिखवाता हूँ ना, रेफरेंस को कभी पढ़ना नहीं है आपको। डायरेक्ट यदि कैरुथर ने यहाँ पे कैरुथर स्टार्ट कर दो, या तो क्लेडन स्टार्ट कर दो, या तो कोई भी रेफरेंस बुक स्टार्ट कर दो, आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगा भैया। ऑर्गेनिक की एक मेथड होती है, पहले जीओसी पढ़ना है, उसके बाद स्टीरियो पढ़ना है, उसके बाद सारी नेम रिएक्शन पेरिसाइक्लिक, उसके बाद चलेगा। हमें स्टीरियो भी आती नहीं है, जीओसी भी आती नहीं है, डायरेक्ट आप ये स्टार्ट करोगे तो नहीं आएगा भाई ये ऑर्गेनिक। ये रट्टा मारने की थोड़ी ना चीज है ये तो सिर्फ कंसेप्ट की ही बात है। चलो उसके बाद ये हमने बात की डायज़ोमीथेन की। डायज़ोमीथेन में आपको पता ही चल गया है डायज़ोमीथेन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डायज़ोमीथेन से कैसे कार्बिन जनरेट की जाती है। सो ये थी कार्बिन की प्रिपरेशन। अभी भी कार्बिन की प्रिपरेशन खत्म नहीं हुआ है। पहली वाली जो थी क्लोरोफॉर्म में से थी, दूसरी वाली थी डायज़ोमीथेन में से, तीसरी वाली फ्रॉम कीटिन में से डायज़ोमीथेन की, कीटिन में से कार्बिन की प्रिपरेशन। चलो ये है कीटिन। यदि इसको हाई टेम्परेचर दे दिया, वेरी हाई टेम्परेचर, फिर क्या होगा देख लीजिएगा। ये जो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड है ना, एक ही लोन पेयर को स्टॉप करेगा। कीटिन में से ये बॉन्ड रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसा डायज़ोमीथेन का स्ट्रक्चर था उससे मिलता जुलता ये स्ट्रक्चर है। जैसे डायज़ोमीथेन में N2 लीव होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, वैसे ही यदि इसको हमने हीट दे दी, हीट तो दी है तब तो ये जाके बनेगा। फिर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लीव होगा और कार्बिन, सिंपल कार्बिन जनरेट होगा। ये कीटिन में से हो गई। उसके बाद फ्रॉम एसिटिक एसिड में से कैसे जनरेट हो गए? ये हुआ एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, यदि इसको हमने पॉलीफॉस्फोरिक एसिड में, पीपीए में पॉलीफॉस्फोरिक एसिड में डाल दिया, फिर इसमें से H2O रिमूव होगा। H2O रिमूव होने से यहाँ पे कीटिन जनरेट होगा, और कीटिन को हमने हाई टेम्परेचर दे दिया। यहां पर रही कीटिन की मैकेनिज्म, कार्बन मोनोऑक्साइड लीव होकर कार्बिन जनरेट होगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होता, हाई टेम्परेचर में होता है भैया, याद रखिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में ये नहीं होता। उसके बाद फ्रॉम सल्फरलाइड एसलाइड, आपको पता ही है ना एसलाइड की प्रिपरेशन कैसे की थी। चलो ये वाला मैं एसलाइड यदि लूं मैं,
ये हार्ड सल्फर हुआ, लो टेम्परेचर पे ये बनता है, मगर हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये SME2 लीव होगा, ये जो है वो कार्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सल्फर लाइट या सॉफ्ट हो या हार्ड हो भैया, दोनों एक ही बात है। आपको तो पता ही है हार्ड सल्फर लाइट तो फास्ट रिमूव होगा, इसमें से जनरेट होगा, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, यदि लो टेम्परेचर हो तो फिर रिवर्सिबल हो जाएगा ये। इसको हम क्या बोलेंगे भैया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO बोलेंगे, SOMe2 हुआ। यदि इसमें लो टेम्परेचर कूल कर दिए इसको, फिर से ये अटैक करेगा, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको याद रखना है आपको, ये रिवर्सिबल होता है, ये हाई टेम्परेचर में कार्बिन बनेगा, लो टेम्परेचर में फिर से लाइट बन जाएगा, ये भी रिवर्सिबल होता है। यहाँ पे SME2 लिखा ना मैं, ये SME2 फिर से अटैक कर देगा, हाई टेम्परेचर में ऐसा बनता है, लो टेम्परेचर में फिर से ये बन जाता है। ये हुई कार्बिन की प्रिपरेशन, और है कई कार्बिन की प्रिपरेशन। इसके बाद फिर से मैं बता दूं, ये कार्बिन वाला टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, एक बार में आपको सिर्फ समझ में आएगा, याद रखने के लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था 3 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, दूसरे दिन भी पढ़ना पड़ेगा, तीसरे दिन, 3 दिन कंटिन्यू पढ़ा ना आपने, रिवीजन किया ना आपको, तब जाके ये कार्बिन समझ में आएगा, कंप्लीट आ जाएगा। ये कार्बिन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, जल्दी से उड़ जाता है, समझ तो रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं, चलो देख लीजिएगा। तो इसके बाद आपको कार्बिन की प्रिपरेशन में लिखना है, पहली थी क्लोरोफॉर्म, दूसरी डाइजोमीथेन वाली, तीसरी यहाँ पे कीटीन, चौथी कीटीन पे क्या एसिटिक एसिड की थी, ये 5वीं, 6ठी हेडिंग लगा दीजिएगा, उसमें लिखिएगा फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, 6(1) फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें यदि KOH या तो NaOH डाल के हमने हीट दे दी, KOH या तो NaOH, फिर क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, ये हुई ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बेस से क्या होगा, इसका H एब्स्ट्रैक्ट होगा, H एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहां पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज, ये CCl3। आपको पता ही है, यदि इसको हीट दे दी हमने, फिर ये बॉन्ड यहां पे आएगा और स्टेबल मॉलिक्यूल CO2 लीव हो जाएगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर याद कीजिएगा, पहले ही कार्बिन की पहली प्रिपरेशन थी कार्बिन की पहली ही प्रिपरेशन थी क्लोरोफॉर्म में से, क्लोरोफॉर्म में से आपको सेकंड स्टेप याद ही होगा, ये Cl- रिमूव होगा। सो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डाइक्लोरो कार्बिन CCl2, इसमें से डाइक्लोरो कार्बिन जनरेट होगा, डाइक्लोरो कार्बिन जनरेट होगा ये इसमें। चलो इसके बाद ये थी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की बात। 7वीं फ्रॉम टोसाइल एजाइड, 7वां आप हेडिंग लगा दीजिएगा, फ्रॉम टोसाइल एजाइड, या तो हम ऐसे भी फ्रॉम एक्टिव मिथिलीन, पहले ऐसे लिखिएगा ना, फ्रॉम एक्टिव मिथिलीन। यदि यहां पे कुछ ऐसा दिया गया है, यहां पे टोसाइल एजाइड दिया गया है आपको, पहले तो आपको पता ही है टोसाइल एजाइड से क्या होगा भैया, यहां पे N2 का इंसर्शन होगा, और फिर आपको डाइजोमीथेन की बात तो पता ही होगी, डाइजोमीथेन मतलब मीन्स N2 ही है ना, यहां पे HNU, या तो थर्मल कंडीशन आ गई, फिर आपको पता ही है N2 निकल के डाइजोमीथेन वाला फिर से देख लीजिएगा, यदि याद नहीं है आपको तो ये होगा। यदि आपको ऐसे लिखना है, फिर से देख लीजिएगा, ये (N2 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। उसके बाद देख लीजिएगा, यहां पे N(N), यहां पे आएगा पॉजिटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव। फिर से देख लीजिएगा, यहां पे रेजोनेंस ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज,
यदि हमने इसको हीट दे दी, नाइट्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकलने से यह नेगेटिव चार्ज का क्या होगा भैया, नेगेटिव चार्ज का होगा, कार्बिन जनरेट होगा। यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, ये कार्बोनिल, यहां पे यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें यदि आपको HNO या तो थर्मल कंडीशन दी हुई है, आपको सीधा सीधा ही याद रखना है, डबल बॉन्ड N2 यदि आपको दिया गया है, N2 को निकाल के आपको वहां पे कार्बिन जनरेट करना है, N2 को निकाल देना है, कार्बिन। इसमें से ये कैसे बना, उसकी मैकेनिज्म यही है, सेम। खुद मैकेनिज्म आप रफ में कर सकते हो, रफ नहीं फेयरबुक में ही कीजिएगा, फेयरबुक में इसकी मैकेनिज्म जैसी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे की ना, वैसे ही मैकेनिज्म कर दीजिएगा। ये डेरिवेटिव्स ऑफ डायज़ोमीथेन ही हो गए ना, एसाइल कार्बिन, इसको क्या बोलेगा भैया, एसाइल कार्बिन या तो कीटो कार्बिन बोलेगी इसको हम। चलो उसके बाद बाय द हेल्प ऑफ, इसके बाद बाय द हेल्प ऑफ लेड टेट्राएसीटेट, कार्बिन की प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ लेड टेट्राएसीटेट। यदि आपको एग्जाम में कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल, यदि ऐसा कुछ दिया हो, इसमें लेड टेट्राएसीटेट दिया हुआ है, फिर आपको याद रखना है ये जो हाईली एक्टिव, ये कैसे हाईली एक्टिव है वो हम नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में वो जो नोवल जन कंडेंसेशन आती है, सारी जो कंडेंसेशन रिएक्शन आती है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कौन सा वाला है वो मोर एक्टिव है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगा, वहां पे कार्बन जनरेट होगा। ये बाय द हेल्प ऑफ लेड टेट्राएसिड की बात हुई, इसमें से कार्बन जनरेट होगा। सो आपको ये सारी कार्बन की प्रिपरेशन आनी चाहिए।